चलो सुने, भारत रत्न भीमराव अंबेडकर। ठीक, क्लास बंद करेंगे, भारत रत्न भीमराव अंबेडकर। चलो सुने, तो हम लोग 13 पाठ पढ़ चुके हैं। अब आ गया है आपके सामने पाठ 14, भारत रत्न भीमराव अंबेडकर। तो आप लोग जानते हैं कि हमारे भारत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार भारत रत्न है। भारत रत्न से बढ़कर भारत का और कोई बड़ा पुरस्कार नहीं है। लेकिन इससे बड़ा आपका नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है वह हमारे विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है। उसी प्रकार से आपके सामने जिन्हें भारत रत्न दिया गया है, भारत का एक सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया है। सबसे पहले भारत रत्न की उपाधि सर्वपल्ली राधाकृष्ण को दी गई थी। उसी के दौर में भारत रत्न भीमराव अंबेडकर को भी दिया गया। मरणोपरांत माने मरने के बाद इन्हें भारत रत्न की उपाधि दी गई। ठीक है, तो जब कोई देश किसी व्यक्ति को भारत रत्न की उपाधि या भारत रत्न का एक सबसे बड़ा देश का सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाता है तो उसके अंदर कुछ गुण होंगे, कुछ विशेषताएं होंगी, कुछ अच्छाइयां होंगी, तभी तो उन्हें इस पुरस्कार से नवाजा गया है। नवाजा माने तौला गया है और उन्हें यह देश का सर्वप्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है। प्रदान माने शायद कहाँ देखो देखा तो आप काम नहीं करेंगे, नजर मुझे सब पता रहती है। सबसे पहली चीज इसमें क्या सीखेंगे? संवेदनशीलता। आप लोगों को मैंने पहले बता दिया। संवेदनशीलता मतलब ऐसा गुण जो हम बिना किसी के कहे क्या कर लेते हैं, बिना किसी के कहे या बिना किसी के आदेश के हम उसे समझ लेते हैं और करने लगते हैं। आंखों से, कान से, नाक से, जीभ से और त्वचा से जो हमें भाव प्राप्त होते हैं उन्हें हम संवेदनशीलता के भाव कहते हैं। ठीक, जैसे मैं यहाँ खड़ा हो जाऊं और आप लोगों को निकलना है तो बिना कहे अगर मैं एक साइड हो गया तो मेरे अंदर संवेदनशीलता का कहलाएगी, नहीं तो नॉनसेंस कहलाएगा। कैसा कहलाएगा? नॉनसेंस। ठीक, नॉनसेंस माने असंवेदनशील, जिसको संवेदन ही नहीं है। जैसे अपन पढ़ रहे हैं, वहां गए तो उन्होंने लिया सो टेबल बजाने लगे, पेन को चटकाने लगे, किताब लिख रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, तो ये क्या है? नॉनसेंस यानी असंवेदनशीलता, संवेदनहीन, जिसमें संवेदना नहीं है। तो इस गुण को आप इस पाठ में अच्छी तरह से सीखेंगे। समझ में आया? दूसरा है कर्तव्यनिष्ठ। दूसरा शब्द क्या है? कर्तव्यनिष्ठ, यानी ऐसा गुण जो अपने प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति एक निष्ठा रखता हो, ईमानदारी रखता हो। ऐसा व्यक्ति जो अपने कार्य के प्रति या कर्तव्य के प्रति निष्ठा रखता हो, ईमानदारी रखता हो, उसे हम कर्तव्यनिष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्तव्यनिष्ठ। ठीक है, तो सब बच्चे अगर कर्तव्यनिष्ठ हो जाएंगे तो उनका तो भविष्य बन जाएगा, निश्चित बन जाएगा। दूसरा है संघर्षशीलता। अगर आपको जीवन में संघर्ष करना सीख गए और संघर्ष करने के बाद अगर आप सफल हो गए तो वह गुण कौन सा कहलाएगा? संघर्षशीलता। कौन सा गुण कहलाएगा? संघर्षशीलता। तो संघर्ष करने के गुण को संघर्षशीलता कहते हैं। तो संघर्षशीलता आपके अंदर होना चाहिए। कोई भी बड़ी चीज आप बिना संघर्ष के प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कोई सफलता का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता है। उसके लिए तो आपको संघर्ष और मेहनत ही करनी पड़ेगी, परिश्रम ही करना पड़ेगा। चौथा गुण है कर्मठता। क्या है? कर्मठता। कर्म करने की ठान लेना। जो व्यक्ति कुछ कर्म करना चाहता है उसको
ठान ले, कार्य करने को ठान ले, उसे कर्मठता कहते हैं। तो ये शब्द पता कहाँ लगाए जाते हैं? आप लोगों के जब गांव में सरपंच साहब का चुनाव या विधायकों का चुनाव या सांसदों का चुनाव वहां लगाया जाता है तो क्या लिखते हैं? आपके शहर में कांग्रेस की पार्टी से या बीजेपी की पार्टी से कर्तव्यनिष्ठ, संघर्षशील, कर्मठ प्रत्याशी ये खड़े हैं और अपना बहुमूल्य वोट देकर उन्हें बाहरी मतों से जिताएं। बहुमूल्य वोट से देखें, जिसकी बहुत कीमती वोट होता है उससे जिताएं। तो लेकिन वो लिख देते हैं, अगर उनका देखा जाए तो कोई कर्तव्यनिष्ठ नहीं होते हैं, कोई कुछ तो होते हैं इस प्रकार से। तो जे कर्मठता और एक है आपका समाज सेवा। 5वां नंबर क्या है? समाज सेवा। ठीक है, समाज की सेवा करना, समाज में रह रहे निर्धन, गरीब, अनपढ़, अशिक्षित उन व्यक्तियों की सहायता करना समाज सेवा कहलाता है। समझ में आया? तो समाज सेवा इस पाठ से आप सीखोगे, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर के अंदर संवेदनशीलता थी, कर्मनिष्ठा थी, संघर्षशीलता थी, कर्मठता थी और समाज सेवा के गुण थे। तो इनके पाठ को पढ़ के आपके अंदर इन गुणों को विकास करना है। पर्यायवाची शब्द आपको पाठ के अंत में पढ़ाए जाएंगे। वे शब्द कहलाते हैं जिनके अर्थ समान होते हैं, मायने कहलाते हैं, मतलब कहलाते हैं, अर्थ कहलाते हैं। विराम चिन्हों का, प्रत्यय का प्रयोग आप लोग जानते हैं कि प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो मूल शब्द के पश्चिम में या पीछे लगाए जाते हैं, जिससे शब्द का अर्थ या तो परिवर्तित हो जाता है या अर्थ में कुछ बदलाव आ जाता है। विराम चिन्ह वे चिन्ह कहलाते हैं जो हिंदी भाषा में लिखते समय हम वाक्यों में जगह जगह पर प्रयोग करते हैं। उन चिन्हों के हिसाब से हम वाक्यों को पढ़ करके एक सार्थक अर्थ निकालते हैं। सार्थक अर्थ माने अर्थ सहित अर्थ निकालते हैं। ठीक है, विराम चिन्ह को मैं पहले भी बता चुका हूं कि जे आपका पूर्ण विराम है, जे अल्प विराम है, जे कौन सा विराम है? जे अल्प विराम है, और जे आपका अर्ध विराम है, और जे आपका इन्वर्टेड कोमा यानी अवतरण चिन्ह है, जे आपका क्वेश्चन मार्क है, जे आपका विस्मयादिबोधक चिन्ह है, जे आपका विवरण चिन्ह है और जे आपका योजक चिन्ह है। पक्का? इतने चिन्ह तो हम लोग सीख ही चुके हैं। ठीक, इन्हीं चिन्हों का उपयोग करना सीखना हो, पहले भी हम बता चुके हैं। अब अपठित की समझ, यानी अपठित माने ऐसी चीज जो पढ़ी ना हो कभी, उसे अपठित कहते हैं। तो ऐसे ही गद्यांश आपको नवोदय विद्यालय में आने हैं जो आपने कभी पढ़े नहीं होंगे, ना मैंने कभी आपको पढ़ाए होंगे, मगर शब्द तो आपके कहां से उठाएगा? शब्द तो किताब से उठाएगा, भाषा से उठाएगा, अखबार से उठाएगा, कहीं ना कहीं से शब्द तो उठाएगा। तो शब्द उठाएगा तो शब्द ज्ञान अगर हमारा हो गया अच्छा, शब्द भंडार अच्छा हो गया, तो कुछ भी बोलेगा घुमा फिरा के हमें समझ में आएगा। और समझ में आएगा तो ऐसे लगेगा कि जैसे इस गद्यांश को हमने पढ़ा हो, ऐसे सरल लगेगा जैसे इस गद्यांश को हमने पढ़ा हो। इसलिए आप इन चीजों को अच्छे ध्यान से पढ़ें, शब्दों को सीखें, तो अब तक की समझ आपको इस पाठ के अंत में दी जाए। अब सुने तो पाठ 14 भारत रत्न भीमराव अंबेडकर, इनके बारे में या इनकी जीवनी या इनके बारे में पूरा संघर्ष आपको इस पाठ के माध्यम से बताया जा रहा है कि क्यों इन्हें भारत रत्न दिया गया है, आखिर इनके अंदर क्या क्वालिटी थी। आप लोग भी भारत रत्न प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आपके अंदर इतने गुण होने तो चाहिए, और भी जो गुण हैं सभी गुण समाहित होने तो चाहिए, तभी तो आप भारत रत्न लेने लायक बन पाएंगे। आप सोचेंगे बैठे बैठे भारत रत्न की उपाधि प्राप्त कर लें, तो आपको भारत रत्न तो नहीं दूर की बात, एक मास्टर का पद भी नहीं मिलेगा, चपरासी का पद भी नहीं मिलेगा। आई बात समझ? सुने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। कब हुआ था? 14 अप्रैल, और 1891 में मध्य प्रदेश के महू नगर में हुआ था। महू नगर इंदौर जिला में पड़ता है, महू नगर इंदौर जिला में पड़ता है, और महू में रेलवे स्टेशन
स्टेशन भी है और रेलवे स्टेशन पर भारत रत्न अंबेडकर की मूर्ति भी लगी हुई है, मैं देख के आया हूं। तो 14 अप्रैल 1891 में इनका मध्य प्रदेश के महू नगर में, महू ये वाली महू नहीं है, अरे ये झांसी वाली महू नहीं है, वो जबलपुर इंदौर वाली महू है, इंदौर की एक तहसील है महू, ठीक है, वहां पर भी महू में एक नवोदय विद्यालय है, तो वहां में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता रामजी सकपाल सेना के सूबेदार थे, कल्याण के सूबेदार बताया था ना मैं, तो ऐसे जे भी इनके पिता सेना के सूबेदार थे। इनका पिता का नाम क्या था? रामजी सकपाल। क्या नाम था? रामजी सकपाल। क्या नाम था? रामजी सकपाल सेना में सूबेदार थे तथा मां भीमाबाई धार्मिक विचारों की महिला थी। महिला कैसी थी? भीमाबाई की जो मां थी, कौन थी? भीमाबाई। किस विचार की थी? धार्मिक विचार की। घंटों पूजा करती रहती थी, घंटों घंटी बजाती रहती थी, घंटों भगवान का भजन करती रहती थी, चाहे खाना बच्चों को मिले और चाहे ना मिले, उन्हें तो भगवान का भजन, यानी धार्मिक विचारधारा की। सुने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन अनेक विशेषताओं और गुणों से परिपूर्ण है। इनका जीवन में कई विशेषताएं हैं और कई गुण हैं। परिपूर्ण माने पूर्ति है, कई गुणों की, कई विशेषताओं की इनके जीवन में पूर्ति है। उनके व्यक्तित्व में सरलता, यानी उनका जो व्यक्तिगत व्यवहार है बहुत सीधा साधा सरल है। आई बात समझ में? कोई दिखावा वाला नहीं है कि सूट बूट पहन लिए और हिंदी बोलना नहीं आती, व्यवहार अच्छा नहीं है। इनका जो है व्यक्तित्व बहुत सरल है और साहस है इनके अंदर, संघर्ष है और समर्पण। समर्पण माने किसी चीज के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाना, समर्पण। आई बात समझ में? अपने आप को भी इनने छुआछूत को मिटाने के लिए समर्पित कर दिया। संविधान लिखने के लिए पूरा समय इनने संविधान लिखा। आई बात समझ? संविधान लिखने के लिए इनने अपने आप को समर्पित किया। तो इनके अंदर सरलता है, साहस है, संघर्ष और समर्पण है और संवेदनशीलता है। संवेदनशीलता माने बिना कहे किसी की बात को समझ लेना, संवेदनशीलता। जैसे अगर कोई निम्न कास्ट का आदमी किसी बड़े कास्ट के दरवाजे पे खड़ा हो जाता है तो उसकी दादी परदादी जो होती हैं बूढ़ी, वे आंख दिखाने लगती हैं, ये छूता आदमी यहाँ आ गया है। क्यों? इतने में जो समझदार बच्चे होते हैं तो समझ जाते हैं कि हमसे गुस्सा काहे पे हो रहे, कछु कारण नहीं है, यही कारण है। तो जो समझदार थे, संवेदनशील थे, तो इनके अंदर कौन कौन सा व्यक्तित्व था कि सरलता, साहस, संघर्ष और समर्पण और संवेदनशीलता का अद्भुत मिश्रण है। ऐसा मिश्रण, इन गुणों का ऐसा मिक्सचर कि दुनिया में या भारत में कहीं देखने को नहीं मिलता है। इन गुणों के कारण इन्हें महापुरुष भी कहा गया है। आई बात समझ? आप लोगों के अंदर अगर ये गुण हो जाएंगे तो आप लोगों को महापुरुष कहा जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बचपन धार्मिक संस्कारों से युक्त परिवार वातावरण में बीता। क्यों? माता ही थी उनकी धार्मिक संस्कार वाली, इसलिए जब माँ के साथ में रहेंगे तो बचपन कैसा बीतेगा? धार्मिक संस्कारों से युक्त, धार्मिक संस्कारों से परिपूर्ण पारिवारिक वातावरण। परिवार में जो वातावरण था धार्मिक संस्कार विचारों का, उसी में इनका बचपन गुजरा। उनका परिवार कबीरपंथी था। कबीरपंथी समझ में आया? कबीर की शिक्षा लेने वाला, कबीर के रास्ते पे चलने वाला, जो कबीर रास्ता बताते हैं ना, वो रास्ता पर चलने वाला इनका परिवार था। परिवार में नित्य भजन पूजन होता था। नित्य माने प्रतिदिन, परिवार में प्रतिदिन डेली पूजा पाठ की जाती थी। डॉक्टर अंबेडकर को बचपन में खेलना, समुद्र में स्नान करना बहुत अच्छा लगता था। कैसे आ गया समुद्र? महू है जो, महू इंदौर में, इंदौर से रेलगाड़ी पकड़ी तो सीधे, मैंने बताया था, इंदौर से जाती हुई भूसावल, भूसावल से जाती हुई पहले खंडवा, खंडवा भूसावल, भूसावल से जाती हुई बॉम्बे। कहाँ जाएगी? बॉम्बे में ट्रेन जाती। तो इनके चाचा जो थे, चचेरे भाई जो थे, वो बॉम्बे में रहते थे, इसलिए ये बॉम्बे में जाते थे, वहीं समुद्र में नहाते थे। समझ में आ गया? हैं? तो बचपन में इन्हें खेलना, समुद्र में स्नान करना अच्छा लगता था। हंसी मजाक करने का इनका स्वभाव था। क्या था? हंसी मजाक, क्योंकि हर कोई इन्हें अछूता समझ के डराता था, धमकाता था, बुरा कहता था, फिर भी वो कहते थे बताओ
गधे के बाल बना दिए, गधे प्राणी के बाल बना दिए तो नाई का छुरा खराब नहीं हुआ, और मेरे बाल बनाओगे तो आपका छुरा खराब हो जाएगा। सोचने वाली बात है इस प्रकार की। तो उनका स्वभाव हंसमुख था, स्वयं हंसना और दूसरों को हंसाना उनका प्रतिदिन का काम था। उनकी लिखावट बहुत अच्छी थी। लिखावट कैसी थी? बहुत अच्छी। अगर आपको लिखावट देखना है तो वास्तविक संविधान में लिखी हुई उनकी राइटिंग से लगा हुआ है ना, उसको देख सकते हैं। वे अपने निवास और कार्यालय को आकर्षक रूप से सजाते थे। जहां रहते थे, जिस कार्यालय में बैठते थे, उस स्थान को वे अच्छे आकर्षक सुंदर तरीके से सजाते थे। तो इधर उधर किसका पलट रहा है? टेबल पे रखने के लिए कहा है तो सर पे रखेगा, सर पे रखने के लिए कहेंगे तो पैर पे रखेगा। हैं? वे अपने निवास को और कार्यालय को आकर्षक रूप से सजा कर रखते थे तथा उसकी साज सज्जा को बदलते रहते थे जिसमें नयापन लगता रहे। जैसे साज सज्जा को सजा कर रखना और थोड़ा बदलते रहना। जैसे एक बोर्ड जो अपना इधर लगा है, आप लोगों का मन इधर देखने से ऊबता होगा तो मैं कभी इधर लगा दूंगा, फिर कभी इधर लगा दूंगा, कभी इधर लगा दूंगा, कहीं व्यवस्था कहीं चली जाए तो फिर ऐसे लगेगा कि आज क्लास थोड़ी नई अलग अलग लग रही है। तो उसी प्रकार से वे अपने साज सज्जा घर कार्यालय को नया तरीके से सजाते रहते थे और व्यवस्था बदलते रहते थे जिससे कि उन्हें नयापन लगे। डॉक्टर अंबेडकर को ज्योतिष शास्त्र एवं हस्तरेखा का अच्छा ज्ञान था, जो पंडितों को भी नहीं था। हस्तरेखा का ज्ञान ज्योतिषियों को भी नहीं था। हस्तरेखा का ज्ञान वो डॉक्टर अंबेडकर को था। क्यों? डॉक्टर अंबेडकर एक पंडित जी के यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करते, जब करेंगे तो उन्हें तो ज्ञान बढ़ेगा। अच्छा ज्ञान था, पर वो ज्योतिषी पर निर्भर नहीं रहते थे। ज्योतिषी उन्हें कह दिया तुम्हारा भाग्य बहुत बड़ा है, चमक जाना है, बिना करे तो तुम्हें खाने पीने मिलना है, नाम रोशन हो जाना है, तो बिना करे क्या आपका भाग्य चिल्लाने लगेगा? नहीं। तो वे विश्वास नहीं रखते थे ज्योतिषी पर, और ज्योतिषी पर भी वह निर्भय यानी आश्रित नहीं रहते थे। वे मानते थे कि प्रयत्न और परिश्रम का कोई पर्याय नहीं है। प्रयत्न यानी कोशिश और परिश्रम यानी मेहनत। कोशिश और मेहनत का कोई पर्यायवाची नहीं है। कोशिश और मेहनत से ही हम महान बन सकते हैं। आई बात समझ में? कोशिश और मेहनत से ही हम महान बन सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने विदेश में जाकर शिक्षा प्राप्त की और मदपान और धूम्रपान नहीं किया। विदेशों में आप लोगों ने देखा होगा, टीवियों में अक्सर अंग्रेज लोग ठंडी से बचने के लिए दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, दुनिया के जहरीले पदार्थ यानी नशीले पदार्थ पीते हैं। लेकिन जिस प्रकार से महात्मा गांधी अपनी माँ को प्रतिज्ञा दे गए थे कि मैं विदेश जरूर जा रहा हूं, मगर विदेश में मछली मत्स्य भोजन और दारू मुर्गा नहीं खाऊंगा, उसी प्रकार से डॉक्टर अंबेडकर निम्न कास्ट के जरूर थे, मगर उनने भी मदपान और शराब नशा नहीं किया। समझ में आया? नहीं किया, धूम्रपान नहीं किया। वे सात्विक विचार और शुद्ध आचरण वाले व्यक्ति थे। सात्विक माने सत्य पर चलने वाले विचार। सात्विक माने जानते हो? शाकाहारी। सात्विक माने शाकाहारी विचारों के या सत्य विचारवान के और शुद्ध आचरण करने वाले व्यक्ति थे। समझ में आया कैसे आचरण करने वाले? शुद्ध। उन्होंने सदैव दूसरों की भावनाओं और आस्थाओं का सम्मान किया। उन्होंने दूसरों की भावनाओं को समझा और दूसरों की आस्थाओं को, विचारों को, रीति रिवाजों को समझा। देखो, उनकी पत्नी रमाबाई स्वभाव से दृढ़ निश्चयी। उनकी पत्नी का क्या नाम है? रमाबाई। रमाबाई का धार्मिक और धर्म में आस्था थी, इसलिए उनके विचारों को उन्होंने नहीं बदला, जैसी थी वैसे ही बना रहने दिया। उन्होंने सदैव दूसरों की भावनाओं को, आस्थाओं को, आस्था जानते हैं आप लोग? नहीं जानते? अरे धर्म में आस्था रखना, आस्था माने विश्वास, दूसरों की भावनाओं और विश्वास का सम्मान किया। उनकी पत्नी रमाबाई स्वभाव से दृढ़ निश्चयी थी, दृढ़ संकल्प करने वाली थी, कठोर प्रतिज्ञा करने वाली थी। दृढ़ निश्चय माने कठोर प्रतिज्ञा करने वाली, संकल्प करने वाली। मैं तुरंत बोल देता हूँ, जो कठिन शब्द होता है उसका अर्थ तुरंत बोल देता हूँ।
उनकी पत्नी स्वभाव से दृढ़ संकल्पी यानी दृढ़ निश्चय करने वाली, कठोर प्रतिज्ञा करने वाली थी और स्वाभिमानी थी, आत्मसम्मान रखने वाली थी। डॉक्टर अंबेडकर ने पत्नी की मृत्यु के बाद उनकी आस्थाओं और विश्वास का सम्मान करते हुए अपने पुत्र से हिंदू पद्धति के अनुसार विधि पूर्वक अंतिम संस्कार करवाया। समझ में आया? कहते हैं ना कि अगर माता पिता खत्म होते हैं तो उनका दहन या जलाना लकड़ी कौन लगाता है? आग कौन लगाता है? पुत्र लगाता है। तो ये हिंदू संस्कार के अनुसार उन्होंने पूरा रीति रिवाज के साथ विधि पूर्वक अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करवाया। समझ में आया? अंतिम संस्कार नहीं आया? मृत्यु के पश्चात जो संस्कार होते हैं, नियम होते हैं, आग लगाने के विभिन्न प्रकार के तौर तरीके, उनका पूर्ति की। इस महापुरुष को बचपन से ही छुआछूत की बुराई का शिकार होना पड़ा। किसका शिकार होना पड़ा? छुआछूत की बुराई का शिकार होना पड़ा। छुआछूत क्या है? बुराई है, ठीक है। तो इन्हें झेलनी पड़ी, छुआछूत झेलनी पड़ी। इतनी ही नहीं, विदेश से उच्च शिक्षा प्राप्त करके लौटने के बाद भी वे छुआछूत के शिकार हुए। शिक्षा प्राप्त कर ली तो आदमी का मन तो पवित्र हो ही गया। उनके साथ में गुण तो पहले से ही थे, साहस से निर्भीक तो वे पहले से ही थे, फिर भी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्हें छुआछूत का शिकार होना पड़ा। यहाँ के लोग उन्हें सम्मान नहीं देते थे। आज भी अंबेडकर की जहाँ मूर्तियां बनी हुई हैं, तो जो ऐसे महापुरुष का सम्मान नहीं करना चाहते, अछूते महापुरुष का सम्मान नहीं करना चाहते, तो मूर्तियां फोड़ देते हैं। मतलब क्या रखा है मूर्तियां फोड़ने? उस महापुरुष से हमें शिक्षा तो मिल रही है, फिर भी मूर्तियां फोड़ देते हैं आज भी। तो सुने, इस महापुरुष को बचपन से ही छुआछूत की बुराई का शिकार होना पड़ा। इतना ही नहीं, विदेश से उच्च शिक्षा प्राप्त कर लौटने के बाद भी वे छुआछूत के शिकार हुए। फलस्वरूप माने इसके कारण वे आजीवन समाज से सभी लोगों की बराबरी के लिए, दलित की स्थिति सुधारने के लिए संघर्ष करते रहे। फलस्वरूप माने इसके कारण, छुआछूत के कारण वे जीवन भर समाज के गरीब लोगों और दलित वर्ग, जो दबे हुए वर्ग हैं, कमजोर वर्ग हैं, उनकी बराबरी या उनके सुधार के लिए संघर्ष करते रहे। समझ में आएगा? संघर्ष करते रहे। उनका संघर्ष दोहरा था। दो तरीके का संघर्ष था। जैसे महात्मा गांधी ने भारत की स्वतंत्रता के साथ साथ दो काम किए ना, आजादी के लिए आंदोलन लड़े और समाज में सुधार किया। उसी प्रकार से डॉक्टर अंबेडकर ने भी आंदोलन भी लड़ा और छुआछूत को रोका। आई बात समझ में? तो उनका ये है उनका संघर्ष दोहरा था। एक ओर उन्होंने छुआछूत का विरोध पूरे देश में किया, वहीं दूसरी ओर उन्होंने अस्पृश्य जनजातियों, अस्पृश्य माने अछूती, जिसे छुआ ना जा सके, अस्पृश्य जातियों में फैली बुराइयों को दूर करने का कार्य किया। दो काम किए, एक तो पूरे देश में उन्होंने छुआछूत का विरोध किया और दूसरा क्या किया कि अस्पृश्यता की जनजातियों या जातियों में फैली हुई बुराइयां को दूर किया। ठीक है। दिसंबर 1927 में उन्होंने महिलाओं की एक सभा में, दिसंबर में एक मीटिंग हुई, महिलाओं की सभा हुई। उस सभा में उन्होंने क्या कहा? महिलाओं को संबोधित करते हुए, संबोधित माने महिलाओं का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि वे सब साफ सुथरी रहें, यानी महिलाएं साफ सुथरे कपड़े पहने, नहाए धोए, अच्छी तरह से साफ सुथरी रहें। यदि पति या पुत्र शराब पीकर घर आते हैं तो उनके लिए घरों के दरवाजे बंद कर लें, यानी मद्यपान या शराब को पीना बंद करें। अपनी बेटियों को उच्च शिक्षा दें। और क्या कहा कि अपने बेटियों को उच्च शिक्षा दें, अच्छी से अच्छी पढ़ाई लिखाई करवाएं। तो जो बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, चाहे भले ही वो निम्न कास्ट के हों, उनका सम्मान बराबर है। आई बात समझ में? क्योंकि ज्ञान से ही आदमी महान बनता है,
दोहे में भी कहा गया है, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। ठीक है, तो इसमें भी कहा गया है। डॉक्टर अंबेडकर में अद्भुत संगठन की क्षमता थी। संगठन माने एकत्रित करने की क्षमता डॉक्टर अंबेडकर में एक विचित्र क्षमता थी, अद्भुत क्षमता थी। ठीक है, वे भारत के प्रख्यात विधिवेत्ता, प्रख्यात माने प्रसिद्ध, और विधिवेत्ता माने विधि को बनाने वाले, नियमों को बनाने वाले, कानून को बनाने वाले। समझ में आया? क्योंकि ये विदेश में जाकर हमने इंग्लैंड का संविधान पढ़ा, अमेरिका का संविधान पढ़ा, फ्रांस का संविधान पढ़ा, जर्मनी का संविधान पढ़ा, जापान का संविधान पढ़ा, आयरलैंड का संविधान पढ़ा और ऑस्ट्रेलिया का संविधान पढ़ा। इतने संविधान पढ़ के उन्होंने भारत का संविधान रचा। तो जब सभी संविधानों का सार हमारे संविधान में है, इसीलिए इन्हें विश्व का एक प्रख्यात विधिवेत्ता कहा जाता है। विधिवेत्ता माने विधि कानून को बनाने वाले। अर्थशास्त्र उनका प्रिय विषय था। अर्थशास्त्र माने रुपया पैसे से संबंधित, धन मुद्रा व्यापार से संबंधित शास्त्र, अर्थशास्त्र इनका प्रिय विषय था। स्वतंत्र भारत के संविधान बनाने वाले वे प्रमुख शिल्पी थे। शिल्पी माने निर्माण करने वाले, शिल्पी माने निर्माण करने वाले। तो स्वतंत्र भारत के संविधान को बनाने के वे प्रमुख निर्माणकारी थे या शिल्पी थे। शिल्पी माने निर्माण करने वाले। समझ में आया? आजादी के बाद उन्हें देश का प्रथम वित्त मंत्री बनाया गया। गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और वित्त मंत्री डॉक्टर अंबेडकर को। क्योंकि वित्त माने धन, अर्थ माने धन, अर्थशास्त्र में अच्छी लगती थी, इसलिए वित्त मंत्री ने बनाया गया, धन का मंत्री बनाया गया, धन से संबंधित। उन्हें राष्ट्र के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी विभूषित किया गया। विभूषित माने भारत का राष्ट्रीय जो भारत रत्न पुरस्कार है वह प्रदान किया गया। विभूषित माने उन्हें पुरस्कार से सजाया गया। इस महापुरुष का हृदय अत्यंत संवेदनशील और भावुक था। इनका हृदय कैसा था? संवेदनशील और तुरंत भावुक हो जाते थे, छोटी छोटी बातों पर दुखी हो जाते थे। उनके जीवन की अनेक घटनाएं हैं जो उनके भावुक मन को व्यक्त करती हैं। कई घटनाएं हैं जो उनके मन के भावुक मन को व्यक्त करती हैं, प्रदर्शित करती हैं, आपको बताती हैं, आपको जानकारी देती। तो सुने एक घटना, भावुक मन की घटना। एक बार उनका कुत्ता बीमार हो गया, उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया और वहां उसकी मृत्यु हो गई। यह खबर सुनकर वे ऐसे रोने लगे जैसे उनके अपने स्वजन की कोई मृत्यु पर रोता है, जैसे कोई अपने आदमी की मृत्यु पर रोता है। उसी प्रकार से वो कुत्ते की मौत पर रोने लगे। तो भावुक है ना, तुरंत मतलब दुखी होकर के रोने लगे। इसी प्रकार कुछ ग्रामीणों ने उन्हें एक हिरण का बच्चा भेंट दिया। कुछ गांव वालों ने एक हिरण का बच्चा उन्हें दिया और डॉक्टर अंबेडकर और उनकी पत्नी रमाबाई ने हिरण के बच्चे को बड़े स्नेह से पाला, पर वह कुछ दिनों बाद मर गया। इससे डॉक्टर अंबेडकर बहुत दुखी हुए। तो इस घटना से पता चलता है कि जानवरों का दुख भी वह ऐसे समझते थे जैसे हमारे कोई परिवार के सदस्य का दुख हो। तो भावुक थे। जीवन पर्यंत माने सारे जीवन भर, पर्यंत माने सारे, जीवन माने जीवन, सारे जीवन भर, जीवन पर्यंत उन्होंने अपने माता पिता से लगाव रहा। जीवन भर उन्हें माता पिता से लगाव रहा, प्रेम रहा। जब वे भी अत्यंत दुखी थे और व्याकुल हो जाते थे, वे भी अत्यंत दुखी थे और व्याकुल हो जाते थे, घबराने लगते थे। तब जब कभी वे व्याकुल या घबराने लगते थे तो डॉक्टर अंबेडकर उस स्थान पर जाते थे जहां उनके पिता का अंतिम संस्कार हुआ था। जहां डॉक्टर अंबेडकर के पिता, क्या नाम था? रामजी सकपाल। रामजी सकपाल का जहां अंतिम संस्कार हुआ था, दहन किया गया था, उसी स्थान पर वह जाते थे। वहीं पर घंटों बैठे रहते थे और मन में सोचते रहते थे। आई बात समझ में? तो ऐसा मतलब जीवन पर्यंत उन्हें अपने माता पिता से लगाव तो रहा ही रहा। मृत्यु के बाद भी वे अत्यंत दुखी या
व्याकुल हो जाने पर उस स्थान पर जाते थे जहां अपने माता पिता का अंतिम संस्कार हुआ था। वहां वे अपने मन को और हृदय को खोल कर रख देते थे, मन को हृदय को